दादा, झारखंड में 2 दिन का दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। सभा भी हुआ, तो उस सभा में क्या बोले, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपको रहेगा? देखिए, इस बार का दौरा जो है ना हम्म, प्रधानमंत्री जी का, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कुछ अलग ही लगा मुझे। अलग इस मायने में कि धरती आबा बिरसा मुंडा को पूरे देश के आदिवासियों का एक आइकन के रूप में दिखा के उनका वोट लेने का, बीजेपी के साथ जोड़ने का उन्होंने मुहिम छेड़ा था। इसीलिए आप याद करते होंगे कि राष्ट्रपति को भी लेके आए थे पिछले बार, वो खुद भी आए थे। और जो खासकर धरती आबा का जन्म दिवस जो है उसको उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में आयोजन किया था। लेकिन इस बार देखिए, मतलब यह आश्चर्यजनक है कि उनकी सभा चाईबासा में हुई, उसके बाद सिसई में हुई, रांची में उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद पलामू निकल गए, लेकिन खूंटी का दौरा नहीं किया उन्होंने। खूंटी में कोई सभा नहीं हुई। और अब देखिएगा 9 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। अमित शाह भी सिर्फ रोड शो करेंगे। क्या कारण है भाई? मतलब मूल कारण यह है कि वहां पे भीड़ नहीं जुट रहा है खूंटी में। वो प्रधानमंत्री का जो सभा होता है उस सभा लायक लोग जुटा नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सभा नहीं किया। ये अंदर की खबर है, क्योंकि अर्जुन मुंडा का मुंडा लोग भी विरोध कर रहा है। उधर जो है कि खरसवा में और तमाड़ में जो कुछ आपका कुर्मी महतो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो इस वजह से मतलब वो वहाँ पे कोई सभा नहीं कर पाए। एक कारण तो एक तो यह है। दूसरी बात, पहली बार मैंने देखा कि देश भर में जहाँ भी जा रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में वो हिंदू मुस्लिम पर ही आ गए। वो जो है सरना ईसाई का बात नहीं उठाया, धर्मांतरण वाला मुद्दा नहीं बनाया, या फिर डीलिस्टिंग। आप याद करते होंगे आरएसएस का जो एक यूनिट है जनजातीय सुरक्षा मंच, डीलिस्टिंग को पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए वो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे। बहुत सारा उन्होंने रैली सभा वगैरह की, और वो दिल्ली भी 5 लाख लोग लेके जाएंगे बोल के उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन ये सब कुछ जो है कि बंद हो गया, उस पर वो बात ही नहीं किए। तो यह भी अद्भुत बात है भाई। इसका मतलब अभी उनको समझ में आ गया कि आदिवासी क्षेत्र में एक तो बात वो किए कि मतलब जल जंगल जमीन का जरूर बात उन्होंने किया। तो उनको समझ में आ गया है बीजेपी आरएसएस को कि आदिवासियों को जो है अब वो डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, या फिर आरक्षण के नाम पर, या सरना ईसाई के नाम पर वो नहीं जोड़ पाएंगे। अब आदिवासी उनसे भाग रहे हैं। ये धर्म के नाम पर नफरत, हिंसा, वैमनस्य, ये सबसे आप जो है कि वो आदिवासी थक चुका है। ये उनको समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात, वो मुसलमान किस लिए टारगेट कर रहे हैं? जिस तरह से अब पूरे देश में 85% की बात हो रही है, भागीदारी की बात हो रही है, आदिवासी, दलित और ओबीसी। और कायदे से आप देखेंगे तो देश में शासन का बागडोर एक्चुअली ओबीसी के हाथ में होना चाहिए। मोदी जी ओबीसी हैं बोलते हैं, वो उनके पास है, लेकिन असल में उनके पास नहीं है, वो तो आरएसएस के पास है। तो इनको अब समझ में आ गया है कि यदि आदिवासी, दलित और विशेषकर ओबीसी को समझ में आ जाएगा कि उनकी हकमारी जो है कि 15% स्वर्ण कर रहे हैं, सारा मलाई वही खा रहे हैं, सत्ता वही चला रहे हैं, तो ये छिटक जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए वो डर दिखा रहे हैं कि मुसलमान जो है कि सब कुछ ले जाएंगे, कांग्रेस जो है कि सारा कुछ छीन के, मंगलसूत्र और इनका आरक्षण सब छीन के मुसलमानों को हाँ, दे जिसे देगी। बताया कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगा तो ओबीसी और एसटी का जो आरक्षण होगा वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो इस पर मैंने कहा विचार आपका। हाँ, नहीं उसमें मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा ये सोच है कि मोदी जी पिछले 10 साल में जिस तरह से अपने आप को एक विश्वगुरु के रूप में खड़ा करे किए थे, चाहे वो फेक ही हो, चाहे वो गोदी मीडिया के द्वारा या फिर बीजेपी का जो एनआरआई बाहर रहते उनके द्वारा, लेकिन जो भी हो अपने आप को एक लेवल पर वो खड़ा किए थे। लेकिन अभी अपने आप को ही वो गिरा रहे हैं, वो खत्म कर दे रहे हैं। अब देखिए कि जो व्यक्ति नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, ये नारा पूरा देश में और दुनिया में छा गया था कि ये सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं। तो मोदी जी अपना ही नारा को जो है कि काउंटर कर दे रहे हैं।
अभी क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक रैली में कहा कि कांग्रेस जो है, इंडिया अलायंस वाले जो है, खासकर कांग्रेस को बोले कि उनका मैनिफेस्टो में ऐसा है वैसा है, वो जो है कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग जो हैं और घुसपैठिए हैं, और फिर बाद में मुसलमान भी बोल दिए, मुसलमानों को सारा हक दे देंगे। तो एक तो आप सोचिए कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान का एक बड़ा पिलर है धर्मनिरपेक्षता। तो जो देश धर्मनिरपेक्षता पर टिका हुआ है, जिस देश का पूरी दुनिया में चर्चा उसकी विविधता की वजह से होती है, जहाँ पे सर्वधर्म समभाव की बात होती है, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अगर एक समुदाय को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह से निशाना पर लेगा, तो इस देश के लिए दुर्भाग्य है। ये संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इसमें भी देखिए, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आप जो है कोई जाति या कोई धर्म को निशाना पे नहीं ले सकते, उसके आधार पर वोट नहीं मांग सकते। ये वोट डायरेक्ट मांग रहे हैं, चुनाव आयोग चुप है। 2019 में भी आपने देखा, पुलवामा के नाम से उन्होंने वोट मांगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्या इस बार का आपका वोट पुलवामा के शहीदों के नाम हो सकता है क्या? चुनाव आयोग चुप। बताइए आखिर इस देश में क्या हो रहा है? इस देश की संवैधानिक संस्थाएं क्या कर रही हैं? लोकतंत्र का क्या होगा? संविधान का क्या होगा? जब एक प्रधानमंत्री ही संविधान के विरुद्ध में काम करे, तो ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय जो है कि हो गया। और मुझे लगता है ना, इससे पहले आप देखिएगा, भाजपा के सारे नेता प्राइम मिनिस्टर के साथ में बोलते थे देश को जो हमने बहुत ज़्यादा तरक्की करवा दिया, हमने जो है कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन की ओर हम जा रहे हैं, सबको घर, हाँ, खाली विकास विकास करते थे। तो जैसे ही चुनाव आ गया, वो सब कहाँ चला गया? 100 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो लोग देश को? उन्होंने वादा किया था 14 में कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो आंकड़ा जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 साल में 20 करोड़ लोगों को दिया कि नहीं दिया? उनको बताना चाहिए। उनका सबसे बड़ा नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देखिए, ये जो है कि दनादन इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा ले रहे हैं बीजेपी के खाते में, उसकी वजह से हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है। आपने देख ही लिया कि कोविड जो कोविशील्ड वैक्सीन का क्या हुआ, कंपनी से, सीरम इंस्टीट्यूट से उन्होंने 52.5 करोड़ रुपए चंदा लिया और देश के करोड़ों लोगों का जीवन जो है कि दांव पर लगा दिया। उसी तरह हर चीज, दवा के देखिए, कई कैसे दवा कंपनी है जिसका दवा जो है कि वो चलने लायक नहीं था, रिजेक्ट हो गया, उसको जो है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके जो है कि चलवा दिया इन्होंने। तो इन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, इनका एक बड़ा नारा था उस समय में भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त। क्या हुआ भ्रष्टाचार मुक्त? जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिनको ये कहते थे जेल में चक्की पिसिंग करेंगे, उन सबको तो अपने साथ ले लिया। फिर भी अभी जो है कि बेशरम होकर भ्रष्टाचार पर ज्ञान देते रहते हैं, है ना। और जो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप देख ही लिए, पीएम केयर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। राफेल का आप देख ही लिए थे, क्या मामला था राफेल का, भी सुनते हैं कि कागज सब जला दिया जा रहा है, कहीं कि आग लग जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। और मोदी जी जिस तरह से आए थे, सही में लोगों को भरोसा था ये व्यक्ति कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था ना कि काला धन लाएंगे, उसके लिए जो कानून बनाना पड़ेगा बनाएंगे, नीति बनाना पड़ेगा बनाएंगे, संशोधन करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हमको सिर्फ 100 दिन दीजिए। उन्होंने कहा था 100 दिन दीजिए, मैं सारा काला धन लाऊंगा स्विस बैंक से और देश का एक एक व्यक्ति को 15 लाख 20 लाख रुपये ऐसे ही दे दूंगा। और उनके साथी बाबा रामदेव, आज सवाल पूछना चाहिए उनसे, उन्होंने कहा था कि मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल डीजल जो है कि 30-40 रुपया हो जाएगा, देश के लोगों को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, है ना। क्या हुआ भाई इस सबका? अब वो खुद भी बाबा फंस गए, उनके कई जो है कि प्रोडक्ट पर जो है कि प्रतिबंध लग गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका पेनल्टी दे दिया। तो उनके जितने भी मोदी जी के आसपास के लोग थे, उन सारे लोगों का तो चिट्ठा पर्चा खुल रहा है। अभी जब आए रैली में तो बोले कि आदिवासियों हमको आशीर्वाद दे और जल जंगल जमीन बचाने की बात किए, लेकिन उनके मैनिफेस्टो में देखा जा रहा है कि यूसीसी भी है, तो इस पर आपका क्या? देखिए, 2 चीजें हैं। यूसीसी तो एक अलग मामला है, उस पर भी मैं बोलूंगा, लेकिन जहां तक वो कह रहे हैं जल जंगल जमीन बचाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, आदिवासियों ने उनको दिया था। कैसे दिया था? प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में जब नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो रहा था, तब वो आए थे दुमका और पटना में 15 दिसंबर
हाँ 15 दिसंबर 2014 को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अखबार कटिंग भी अभी मौजूद है, वो कहा कि भाजपा सरकार के रहते दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आदिवासियों का जमीन छीन सकता है। आदिवासियों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी सरकार बनी यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने सबसे पहले लैंड बैंक बनाया। वो आदिवासियों का रक्षा नहीं किया, और लैंड बैंक बना के आदिवासियों का सामाजिक, धार्मिक और वन भूमि को जो उनको अधिकार मिलना था, उस पर 21 लाख एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया और पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित कर दिया। उसके बाद ऑर्डिनेंस ला के CNT SPT कानून को संशोधन किया। पूरा विरोध, जन आक्रोश हुआ, उसके बावजूद वो नहीं माने। विधानसभा में जब ऑर्डिनेंस गिरा तब विधानसभा में सिर्फ 3 मिनट में उन्होंने उस कानून को संशोधन करवा दिया। आप इमेजिन कीजिए, ये CNT एक्ट हम लोग बोलते हैं, ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज हैं। उसको तक उन्होंने हमला किया, CNT एक्ट संशोधन। तो क्या लगता है हाँ, आपको, क्या उसके बाद भी आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ, लैंड बैंक बनाया, मैंने बोला CNT एक्ट में संशोधन कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद पूरे दुनिया का 11,200 पूंजीपतियों को लाया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, 210 MOU किया। तो उसके साथ साथ आदिवासियों का, खासकर सरना आदिवासियों का हजारों सरना स्थल देसौली और जहरथान को लैंड बैंक में डाल दिया। तो आदिवासी तो उनको आशीर्वाद दिए थे, अब आदिवासी उनको, उनके भाषण पर, उनके वादा पर, उनके बातों पर, उनके जुमलों पर विश्वास नहीं करता। अभी देखिए ना, छत्तीसगढ़ में डिलिस्टिंग बोल के जो है कि आदिवासियों को भ्रम में डाला इन लोगों ने। उसके बाद आदिवासी वोट दिए, उसके बाद क्या हो रहा है, हसदेव जंगल को अडानी को सौंप दिया। अभी वही आदिवासी लोग जिन्होंने उनको वोट दिया, उनको सत्ता दिया, वो लोग लड़ रहे हैं और उनको जो है कि उनकी सरकार जेल में डाल रही है, उनको फर्जी केस किया जा रहा है, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार करवा रहे हैं। तो इनके ऊपर कौन विश्वास करेगा, क्यों आदिवासी आशीर्वाद देगा। तो बीजेपी का सारा नंगा नाच आदिवासियों ने देख लिया। भाजपा आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़वाती है, हमारा सामाजिक पहचान को नष्ट करने के लिए वनवासी कहते हैं, और हमारा धार्मिक पहचान नष्ट करने के लिए आदिवासियों को कहते हैं सनातन है, हिंदू हैं, आदिवासी जन्मजात हिंदू हैं, ऐसा कहते हैं। और हमारा जितना जल जंगल जमीन खनिज संपदा बचा हुआ है उसको पूंजीपतियों को देना इनका मकसद है। अब गोटा में देखिए ना, इन्होंने अडानी को लाया, वहां पे पावर प्लांट बना, नियम था कि जो पावर प्लांट लगाएगा 25% बिजली झारखंड को देगा। अडानी के लिए 16 में उनकी ही सरकार ने नियम बदल दिया। अब अडानी 100% बिजली बांग्लादेश को बेच रहा है और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। तो आदिवासी का जल जंगल छीन के जो है कि वो अपना पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं, आदिवासी को सिर्फ जुमला में भटकाना चाहते हैं, इसलिए आदिवासी अब विश्वास नहीं करेगा उनके ऊपर। मोदी जी पर अब आदिवासी विश्वास बिल्कुल नहीं। अब रिजल्ट आप देख लीजिएगा। अब जहां UCC की बात आ रहा है तो उस पर आपका क्या विचार है। UCC भी देख लीजिए, एक तरफ तो ये कहते हैं कि आदिवासियों के हम संरक्षक हैं, आदिवासियों को हम बचाएंगे, मेरे रहते उनका रक्षण का कुछ नहीं होगा, मेरे रहते उनका जल जंगल जमीन का कुछ नहीं होगा, लेकिन करते कुछ है। उसी तरह UCC किया है, UCC में आदिवासियों का सारा परंपरा जो है कि खत्म हो जाएगा। UCC आएगा ना तो आदिवासियों का संवैधानिक, कानूनी और पारंपरिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ ला दिया जाएगा ना। तो जब UCC आ जाएगा तब तो आदिवासी का तो धीरे धीरे कोई कानून नहीं बचेगा। UCC जस्ट एक टेस्ट है शुरू में, शादी विवाह को लेकर, है ना, जमीन संपत्ति को लेकर, और जो है कि अभी मतलब परंपरा को लेकर। लेकिन बाद में एक टेस्ट हो जाएगा तो सारा कुछ खत्म, 5वीं अनुसूची चला जाएगा, तो आदिवासी का कुछ नहीं बचने वाला है। इसलिए आदिवासी UCC को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कोशिश भी लोग कर रहे हैं। देखिए ये उत्तराखंड में उन्होंने UCC लाया, उसमें क्या लिख दिया है कि ये अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। ये तो झुंझुना दिखा रहा है ना, क्योंकि विरोध हो रहा है तो ये करेंगे। लेकिन बाद में जैसे उन्होंने ये आर्टिकल 370 खत्म किया, आर्टिकल 335A खत्म किया, उसी तरह सारे चीज को खत्म करेंगे। इसलिए अभी वक्त आ गया और आदिवासी समझ गया है। इसलिए अभी देखिएगा आदिवासी का जहां जहां सभा हो रहा है, हर जगह आदिवासी कह रहे हैं कि इस बार हम देश का संविधान, लोकतंत्र, आदिवासी अधिकार और देश की विविधता, देश की धर्मनिरपेक्षता, देश की अखंडता, सब कुछ को बचाने के लिए खड़े होंगे, और वो खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो मोदी जी रैली किए और रोड शो किए, उनको लगा या उनके आदमी से कह रहे हैं कि झारखंड में 14 सीट जीतेंगे, पूरे देश में 400 सीट जीतेंगे, इस पर आपका क्या विचार है।
बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं, बहुत क्लियर है। अब खूंटी का मैंने आपको बोल दिया, ये खूंटी बिल्कुल हार रहे हैं, चाईबासा भी हार रहे हैं। मतलब झारखंड में 5 रिजर्व सीट है, 5 में से 4 तो बहुत क्लियर दिख रहे हैं वो हार रहे हैं। एक जो है कि लोहरदगा, उसमें 50-50 चल रहा है, क्योंकि वहां पे चमरा लिंडा खड़े हुए हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं कि चमरा लिंडा भी मतलब छुपा रुस्तम है, वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हैं, जाने अनजाने, हाँ, छुपा छुपी। 2 दिन पहले तो सभा भी किया हाँ बड़ा सा। हाँ, तो लोग समझ रहे हैं, इसलिए वहां पे अब 50-50 है, लेकिन 4 सीट ऐसे ही आ रहा है। अगर झारखंड का पूरा आप देखेंगे तो झारखंड में 14 सीट में से कम 10 सीट जो है वो भाजपा हार रही है अभी मौजूदा वक्त में। आने वाले समय में और कुछ बदलाव आएगा तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा सीट हारने की स्थिति में। अब जहां पूरे देश का आप बात कर रहे हैं, तो मेरा आकलन बोलता है कि वो 200 के अंदर सिमट रहे हैं, उससे आगे वो नहीं जा रहे हैं, ये बहुत क्लियर है। इसीलिए देखिए, शुरू में हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे, जैसे ही 2 फेज का चुनाव हो गया तब देख रहे हैं कि लोग जो है कि निकल नहीं रहे हैं, उनका परसेंटेज कम जा रहा है। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एक चीज मसला आया है, उनका ही बहुत बड़ी लीडर है महाजन, वो महाजन बोल रही हैं, वो कई टर्म एमपी रही हैं, वो बोल रहे हैं कि कई लोग मुझे, बीजेपी के बड़े बड़े सीनियर लोग मुझे फोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो नोटा को वोट देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो भाजपा के लोग ही वोट देने नहीं जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो या तो नोटा दे रहे हैं या तो उनके खिलाफ में दे रहे हैं। ये बहुत ये हो रहा है। वो इसलिए भी है कि देखिए, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको पूछ लीजिए, उनसे कोई जो है कि मतलब सलाह नहीं लिया जाता है। 2 लोग देश चला रहे हैं, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी। अर्जुन मुंडा का मैं आपको बता रहा हूँ, अर्जुन मुंडा अब केंद्रीय मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो खुद चुनाव खूंटी से हार रहे हैं। वो हारना चाहते हैं, क्यों हारना चाहते हैं? उनको लगता है कि स्टेट में अगर बारी आई तो सीएम होना ज्यादा अच्छा है बशर्ते कि केंद्रीय मंत्री, तो वो हारना चाह रहे हैं खूंटी। इसलिए कैंपेन में देखिए, अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ इतना नहीं कर रहे हैं, अनसान छोटा मोटा पार्टी है उनके खिलाफ जो कि वो बोल रहे हैं। और उसी की वजह से उन्होंने रघुवर दास को राजनीति से हटा दिया, राज्यपाल बनवा दिया। तो अंदर में बहुत गेम चल रहा है, बीजेपी के लोग ही बीजेपी को ले डूब रहे हैं, और बाकी जनता, कल आपने देखी अग्निवीर के लोग 1.5 लाख जो है कि युवा वो सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मोदी जी के सरकार में युवा जो है 24 साल में रिटायर हो जा रहे हैं, और मोदी जी 73 साल में जो है कि और एक टर्म जो है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए देशवासियों से जो है कि निवेदन कर रहे हैं, मौका मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये तो देश की तस्वीर है। तो आप देखिए ना, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है ना, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो महंगाई और बेरोजगारी में तो मोदी जी का मुंह तक नहीं खुलता है। उसके साथ साथ आप देख लिए, मंगलसूत्र का बात करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 400 से ज्यादा महिलाओं का शोषण किया उसको उन्होंने खुद ही भगा दिया। अब देखिए, बीजेपी के लोग ही उनको बताए थे, उनको अमित शाह जी को पता था, उनको पता था, नड्डा जी को पता था। आप एक पॉलिटिशियन है, वो देश से अगर विदेश जाएगा तो एक्सटर्नल अफेयर्स से वो परमिशन लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको कैसे एनओसी दे दिया था, है ना? तो ये सब कुछ दिख रहा है, लोग देख रहे हैं। उन्होंने मणिपुर के मसले पर क्या कहा, जब वो कहते हैं कि मैं एक आदिवासी महिला को मैंने राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बना दिया, आदिवासी को केंद्रीय मंत्री बना दिया, तो आपका मुंह जो है क्यों नहीं खुला जब आप वहां पर मणिपुर की आदिवासी लड़कियां, आदिवासी महिलाएं, उनको नंगा घुमाया गया, तब आप कहाँ थे? पूरे दुनिया में उनको जाने के लिए समय है, इजराइल में क्या हो रहा है और दूसरे देशों में क्या हो रहा है, सबके लिए समय है उनको। देश का अलग अलग, अभी चुनाव में इतना ज्यादा वो घूम रहे हैं, लेकिन उनको एक दिन भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिल रहा है। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? वो उनके बारे में आप सोचिए, जो देश के लिए मेडल लेके आई बेटियां, उनके साथ क्या सलूक इन्होंने किया। जिस व्यक्ति को ये लोग हटाना चाहते थे उनका बेटा को टिकट दिया, और उनको अभी भी वो लोग समर्थन कर रहे हैं। तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। और इसमें मैं सोचता हूं कि ये सारा चीज को नकारात्मक चीजों को मोदी जी जिस उम्मीद के साथ देश के में आए थे, उसमें उन्होंने खुद पानी फेर दिया है। मतलब जो जो मुद्दा उठाए थे उसी के खिलाफ उन्होंने काम किया। तो इसलिए उनका ये स्थिति आज, मोदी मैजिक आपको कहीं दिख रहा है क्या? मोदी लहर कहीं दिख रहा है? 2019 में आप देखते, जहां मोदी जाता मोदी मोदी मोदी, अभी तो कुछ भाजपा के नेता बोलते हैं मोदी मोदी, उधर से आता है राहुल 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 राहुल। ये हालत हो गई है देश की। लेकिन एक बड़ी बात है भी, चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य
और गरीबी पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार रहेगा? नहीं, बात हो रहा है ना, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा इशू बना के रखा है। आप जितने विपक्षियों के जितने भी रैली आप देखिए ना, बेरोजगारी, महंगाई तो दोनों बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय मोदी जी और भाजपा अमित शाह जी और भी नड्डा जी, दूसरे भाजपा के नेता। लेकिन घूम फिर के महंगाई और बेरोजगारी पे तो आ ही रहा है ना। लोग पूछ रहे हैं ना सवाल कि जब 450 का सिलेंडर था उस समय स्मृति ईरानी जो है कि सिलेंडर लेके निकल जाती थी, सिलेंडर 1100 का पहुंच गया था, अभी 850 से ऊपर बिक रहा है, तब वो कहाँ है ना। तो लोग तो सवाल पूछ रहे हैं ना। पेट्रोल जब जो है कि 60 रुपये का था तब जो है कि बहुत हंगामा होता था, अभी जो है कि 100 पार है, तब क्या हो रहा है। जब डॉलर 60 रुपया था तब जो है कि देश का और प्रधानमंत्री का कहते थे ये जो वो गिर गया इसका आत्मसम्मान, तो अभी तो 83 रुपया पार है डॉलर, तब आप देश का आत्मसम्मान और प्रधानमंत्री का आत्मसम्मान नहीं गिर रहा है क्या। मोदी जी कहते थे ना, मित्रों मैं जानता हूं, मैं शासन में हूं, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का नहीं गिरता है, नेपाल का गिरता है, इंडिया का कैसे गिरता है। क्रांतिकारी भाषण देते थे ना मोदी जी हर मुद्दे पर। वो कहां चले गए? महंगाई पर क्यों नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते हैं, भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बोलिए ना। हाँ, उसके बाद इतना जो है कि और जो किया, सबसे बड़ी बात है जब 10 साल का उनका शासन काल रहा है, उस समय में देखिए 15 साल का शासन उन्होंने गुजरात में किया, फिर बोले थे गुजरात मॉडल लेके आए थे। कहां गया भाई गुजरात मॉडल? 10 साल में तो दिखाइए गुजरात मॉडल, बताइए ना। 2022 तक कहे बोले थे कि देश का सारे व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को जो है पक्का घर मिलेगा। कहां गया? शौचालय को कुछ लोग दिखा रहे हैं, शौचालय जाके खोजिए ना गांव देहात में, शौचालय तो बना लेकिन आज उस शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है। 50% से ज्यादा शौचालय यूजलेस हो गया है, बिना मतलब का, पानी नहीं है, ऐसे टूटा फूटा पड़ा गया है। तो उनके जितने भी विकास के काम हैं वो वैसे ही पड़े हैं। आप देखिए ना, आईएएम बना दिए बोल रहे थे, दरभंगा में पत्रकार लोग देखिए आईएएम खोजते खोजते रह गए, कई जगह ऐसे खोजते रह जा रहे हैं। तो उनका स्मार्ट सिटी खोजिए ना, 100 स्मार्ट सिटी उन्होंने कहा, लाल किला से उन्होंने आह्वान किया था हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे मित्रों। बुलेट ट्रेन कहाँ है भाई? बुलेट ट्रेन दिखाइए। तो कुल मिलाकर समस्या यह है कि इस देश की मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया, इस देश में अगर जो भी हो रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। आप सोचिए, देश में 67 साल 14 प्रधानमंत्री रहे, देश में कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया था। और वो भी सोचिए जब नेहरू देश को टेक ओवर किए उस समय आर्थिक स्थिति देश की ठीक नहीं थी, वहां से लाके भी उस 55 करोड़ पर ही टिका हुआ, 55 लाख करोड़ पर। मोदी जी 10 साल का शासन में 172 लाख करोड़ रुपया अकेले कर्जा लाद दिए। हर व्यक्ति पर आज के समय में कम से कम 1.5 लाख रुपए का कर्जा है ना। ठीक है, एक बार फिर हम बात करते हैं। आप लेखक भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तमाम चीज़ पर आप देखते रहते हैं। फिर एक बार झारखंड पर आते हैं। झारखंड का क्या लगता है, जो आदिवासी जो हैं आज भी गरीब हैं, तो जिस तरह से मोदी जी आते हैं, रैली करते हैं, बड़ी बड़ी बात जैसे आप बताया कि करके चले गए, लेकिन वहाँ गरीबी जो झारखंड का है उस पर कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है, आज जिस तरह से आप बताया कि यूसी जी भी अपना मैनिफेस्टो में रख लिए हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, उन्होंने क्या कहा, हम 5 किलो चावल जो दे रहे हैं वो देंगे, उसी की गारंटी दी ना। तो आप क्या किसको, मतलब आदिवासियों का जल जंगल जमीन लेके खनिज संपदा उनसे छीन कर उनको रिसोर्सलेस बना देना चाहते हैं, उनको भिखमंगा बना देना चाहते हैं, और भिखमंगा बना के 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। तो मोदी जी का तो सबसे बड़ा नारा था आत्मनिर्भर भारत। तो आदिवासी समाज तो आत्मनिर्भर था, एक समय में उनके पास सब कुछ थे, वो अपना चटाई से लेके हर चीज बनाते थे, तेल भी पेरते थे। आज आदिवासी समाज को क्या हुआ, क्योंकि उनका जल जंगल जमीन सब कुछ से उनको बेदखल किया गया है, बहुत कम तो दोषी किसको मानते हैं? उनका दोषी पूरा शासन तंत्र, ना सिर्फ मोदी, लेकिन मोदी से भी पहले। लेकिन मोदी अभी बहुत तेजी से, मतलब मोदी क्या करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, आपको जुमला दिखा के आपका सारा कुछ छीन के जो है कि अपना कॉर्पोरेट साथियों को देते हैं। मैंने आपको बताया अडानी का, अडानी देखिए हसदेव में क्या हो रहा है, गोड्डा में क्या हो रहा है। अब सरंडा आप देखिएगा, सरंडा अगर सही में मोदी जी कहते हैं कि हम आपका रक्षा करेंगे, तो कायदे से ये होना चाहिए कि जितना खनिज संपदा, चाहे वो सरंडा से निकल रहा है, हसदेव जंगल से निकल रहा है और दूसरी जगह से निकल रहा है, आप उसका 50% हिस्सा वापस दीजिए ना आदिवासियों को, तब तो हम समझेंगे आप आदिवासियों के लिए कुछ कर रहे हैं।
आप जो है कि आदिवासी का धर्म कोड दीजिए ना। उन्होंने 2019 में रघुवर दास जी ने क्या कहा था, विधानसभा में कहा था 22 तक जो है कि सरना कोड लागू होगा। क्यों सरना कोड लागू नहीं हुआ? झारखंड विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेज दिया गया है। अभी मोदी जी क्यों नहीं दे रहे हैं सरना कोड? तो आदिवासियों का तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आदिवासियों का संविधान में संशोधन करके आप अगर आदिवासियों का हितैषी हैं तो वनवासी शब्द हटा के, जनजाति शब्द हटा के अब वहाँ आदिवासी शब्द डालिए ना, तब ना हम बोलेंगे। अब चलिए सरना कोड के बाद की तो बड़ी थोड़ा सा याद आ गया कि जब इससे पिछले जब इलेक्शन हुआ था 14 या 19 में, तो बोले थे कि सरना कोड आदिवासियों को दिया जाएगा, लेकिन अब जब रैली होता है जैसा कहीं चर्चा नहीं होता है। चर्चा नहीं होगा। वो चर्चा कौन कौन सी चीजें होंगी? न मिला, 5 साल में मिला भी नहीं, अब चर्चा भी नहीं होता है। चर्चा कहाँ कहाँ होगा आप ही देखिएगा। कुल मिलाकर आरएसएस जो बोल रही है उसी पर चर्चा हो रहा है। आरएसएस को लग रहा है कि आप जो हार्डकोर हिंदू हैं उसको खुश कीजिए और बाकी आदिवासी, दलित, ओबीसी को डराइए, ताकि डर के, मुसलमानों का डर से वोट देंगे और आप सत्ता में जाइए। फिर आप देखिए नहीं, आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है। आरएसएस का विजन है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। 100 साल पूरा होगा और जो है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। और हमेशा मैंने देखा है मोदी जी जो बात को बार बार रिपीट करते हैं वो करते हैं, है ना। जो चीज भी उन्होंने कहा है, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, तब देखिए सारे भ्रष्टाचारियों का अपने साथ ले गए। उसके बाद जो है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का आप देख लीजिए, पीएम केयर का देख लीजिए, आप राफेल वगैरह का, उनका 10 साल का काम को निकालिए ना, आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरह अगर वो बोल रहे हैं मेरे रहते आदिवासी, ओबीसी और दलित का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता, मतलब स्पष्ट है वो जरूर वो छीनेंगे, उनके रहते छीना जाएगा अगर वो दोबारा सत्ता में आए तो। हर चीज महंगाई काम करेंगे उनके रहते। देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गया। बोला हम रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, कहाँ चला गया बेरोजगारी, उछाल पर है। तो जो बात वो बोलते हैं वो ठीक उसके विपरीत वो करते हैं। चलिए एक बार अपना परिचय कम रख लीजिए। ग्लेक्सन डुंगडुंग, एक्टिविस्ट, रिसर्चर, लेखक।